ओके। हमने ना लास्ट क्लास में कॉन्फ़िगरेशन करी थी बिजनेस पार्टनर की। अब हमें जीएल चाहिए ताकि हम वेंडर अकाउंट में रिकन्सिलेशन अकाउंट को असाइन करें। और उसके बाद अगर हमें परचेज इनवॉइस पोस्ट करनी है या एफआई डायरेक्ट इनवॉइस पोस्ट करनी है वेंडर की तो वो कर पाए। FS00 में जाएंगे। एक और स्क्रीन ओपन कर लेते हैं OBD4 के लिए, यानी कि अकाउंट ग्रुप OBD4। और चार्ट ऑफ अकाउंट आईडी हमारा है 9090। इसमें हमारा जो लाइबिलिटी की नंबर रेंज है वो स्टार्ट हो रही है 100,000 से 1999 की। और इसी रेंज के अंडर हमें रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाना है वेंडर के लिए। तो यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर देना है, तो मैं रैंडमली अकाउंट नंबर दे देता हूँ 100 500। और उसके बाद हम जाएंगे न्यू एंट्री बटन में। यहाँ पे जीएल अकाउंट टाइप हमारा रहेगा बैलेंस शीट। अकाउंट ग्रुप रहेगा लाइबिलिटी। नेम यहाँ पे आप दे सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट या अकाउंट पेबल अकाउंट। कोई भी डिस्क्रिप्शन आप दोनों में से दे सकते हो। हमने यहाँ पे दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। उसके बाद कंट्रोल डेटा में जाएंगे, क्योंकि ये रिकन्सिलेशन अकाउंट है। तो रिकन्सिलेशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, ये ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी है, ये चेक बॉक्स टिक नहीं करते हैं। और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर तो रिकन्सिलेशन अकाउंट है आपका तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अकाउंट टाइप देना पड़ेगा। तो अकाउंट टाइप की अगर आप लिस्ट को पॉपुलेट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास एसेट, कस्टमर, वेंडर और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिसीवेबल। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये मतलब वेंडर के लिए हमने ये रिकन्सिलेशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद हम जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट की डाल देंगे 001। आप यहाँ पे शॉर्ट की में वेंडर नंबर भी डाल सकते हो। वेंडर नंबर से क्या होगा कि इस रिकन्सिलेशन अकाउंट में अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेंडर हैं तो सिस्टम क्या करे, सिस्टम उनकी जो लाइन आइटम है वो डिस्प्ले करे। वो कैसे सॉर्ट करके दिखाए आपको, वो सॉर्ट करे अकॉर्डिंग टू वेंडर नंबर। तो अगर तो अकाउंट अकॉर्डिंग टू वेंडर नंबर सॉर्ट करे तो यहाँ पे आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे आपको सॉर्ट की जो है वो वेंडर नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इस जीएल की लाइन आइटम को डिस्प्ले करूंगा तो वो जो जीएल की लाइन आइटम सिस्टम हमें शो करेगा वो कैसे शो करेगा, वो वेंडर नंबर वाइज शो करेगा। तो यही सॉर्ट की का फंक्शनैलिटी रहती है। उसके बाद हम जाएंगे थर्ड टैब में, क्योंकि ये रिकन्सिलेशन अकाउंट है। तो यहाँ पे एसएपी ने हमें एक स्टैंडर्ड फील्ड स्टेटस ग्रुप दिया हुआ है जो कि हम रिकन्सिलेशन अकाउंट के साथ असाइन करते हैं। और वो है G067। G067। तो यहाँ पे ये है आपका रिकन्सिलेशन अकाउंट। अब हो सकता है कई बार क्या होता है रियल टाइम में जब हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है G0 की जगह आपको YB मिले। तो लास्ट के जो दो डिजिट है वो सेम रहेंगे। तो जो पहले वाले वो हो सकता है G0 हो या YB हो। तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया पहला जीएल जो कि है रिकन्सिलेशन अकाउंट का। दूसरा हमने बनाना है रॉ मटेरियल कंजम्पशन का। तो ये जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन जीएल हम बनाएंगे तो ये हम कौन से अकाउंट ग्रुप के अंडर बनाएंगे, ये हम बनाएंगे अकाउंट ग्रुप एक्सपेंस के अंडर। और एक्सपेंस की यहाँ पे अगर हम नंबर इन देखेंगे जो हमने मेंटेन की हुई है वो स्टार्ट हो रही है 400,000 से 49,999। तो यहाँ पे हम जाएंगे जीएल क्रिएशन में और हम यहाँ पे जीएल नंबर दे देते हैं 400,000। कंपनी कोड सेम है। हम जाएंगे टाइप एंड डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हमारा जीएल टाइप क्या रहेगा, यहाँ पे क्योंकि एक्सपेंस दिया है तो यहाँ पे जीएल टाइप हमारा क्या रहेगा, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू। अगर मैं कोई भी रेवेन्यू या एक्सपेंस अकाउंट बनाऊंगा तो उसके लिए मेरे को ये टाइप सेलेक्ट करनी है, प्राइमरी कॉस्ट और रेवेन्यू। उसके बाद अकाउंट ग्रुप आपका आ जाता है। अकाउंट ग्रुप क्योंकि एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एक्सपेंस अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये क्या है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन जीएल। रॉ मटेरियल कंजम्पशन जीएल। शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट हो गया। उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल डेटा टैब में। कंट्रोल डेटा टैब में हम सेलेक्ट करेंगे ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, जो एक नॉर्मल जीएल की सेटिंग रहती है। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। हमें यहाँ पे शॉर्ट की देनी है 001 जो कि होती है पोस्टिंग डेट। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है तो सिस्टम इसकी जो
जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट एलिमेंट है वो क्रिएट करेगा। और उसको क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या देना है, हमें यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी देनी है। तो जो कैटेगरी एक्सपेंस के लिए हम यूज़ करते हैं 01, और रेवेन्यू के लिए हम यूज़ करते हैं 11। तो यहाँ पे क्योंकि एक्सपेंस है तो हम 01 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद लास्ट टैब है हमारी बैंक इंटरेस्ट टैब। क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है तो यहाँ पे हम फील्ड स्टेटस ग्रुप जो असाइन करेंगे वो हम असाइन करेंगे कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट, उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं अगर इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा पोस्टिंग के लिए तो वहाँ पे सिस्टम हमें एरर देगा। वो कौन सा एरर होगा, वो होगा आपका सीओ असाइनमेंट मिसिंग। तो अगर इसके साथ हमने सीओ असाइनमेंट को डिफॉल्ट करना है तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे, ओ के बी 9 में। तो यहाँ पे हम जाएंगे ओ के बी 9 स्क्रीन में, और यहाँ पे हम जाएंगे न्यू एंट्री बटन पे। हमारा कंपनी कोड आईडी क्या है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास ऑलरेडी कितने जीएल हैं इस कंपनी कोड के अंडर स्क्रीन में। तो हमारा कंपनी कोड है 9090। तो ये सारे जीएल हैं, इसमें एक और ऐड कर देते हैं। और उसके साथ हमने कॉस्ट सेंटर को डिफॉल्ट कर दिया। और यहाँ पे ये कॉस्ट एलिमेंट दे देते हैं हम 400,000। तो यानी कि आपका कंजम्पशन जीएल। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। अब वो जो सीओ असाइनमेंट वाला एरर है वो नहीं आएगा। अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, अब हम जो कॉन्फ़िगरेशन उसको टेस्ट करना चाहते हैं जो हमने अभी तक की है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक वेंडर भी होना चाहिए। और वेंडर का मतलब है सब लेजर। तो इसी सब लेजर में आप क्या करोगे, आप रिकन्सिलेशन अकाउंट को साइन करोगे। तो अगर आप कोई भी वेंडर क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपके पास जो ट्रांजेक्शन कोड है वो है XK01। ये XK01 हम ECC में भी यूज़ करते थे। बट अगर आप इसको SAP S/4HANA में यूज़ करोगे तो सिस्टम आपको क्या करेगा, सिस्टम आपको एक मैसेज देगा कि ये एक पुराना टी कोड है। तो आपको रीराउट करके एक नया जो स्क्रीन है वहाँ पे ले जाएगा। और उस नए स्क्रीन को रन करने के लिए हमारे पास जो ट्रांजेक्शन कोड है वो है बीपी। बीपी का मतलब है यहाँ पे बिजनेस पार्टनर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेम जो टी कोड है उसको रन कर रहा हूँ। XK01 होता है वेंडर क्रिएशन के लिए। एक और आपको टी कोड शायद से मिलेगा, वो होगा VK01। VK01 का भी सेम फंक्शन होता है जो कि XK01 का होता है। इसमें दोनों में डिफरेंस ये है, XK01 तीन लेवल के जो सेगमेंट हमारे होते हैं वेंडर के लिए उसके लिए यूज होता है, जबकि VK01 हमारे दो सेगमेंट हमारे रहते हैं, जनरल डेटा और कंपनी को डेटा, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको XK कर लेता हूँ। अगर हम उसको ब्लैंक भी छोड़ देते हैं तो सिस्टम उसमें हमें कोई भी एरर मैसेज नहीं देता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वो ये कह रहा है कि आपको रीडायरेक्ट कर दिया एक नया ट्रांजैक्शन कोड में जो कि है बिजनेस पार्टनर। ये आपका एक ओल्ड ट्रांजैक्शन कोड आईडी है जो कि है XK01। अब ये आपको क्या करना है, आपको कोई भी वेंडर बनाने के लिए उससे पहले उसका क्या बनाना है, उसका बिजनेस पार्टनर बनाना है। तो बिजनेस पार्टनर को बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आती हैं कि ये जो बिजनेस पार्टनर होता है वो एज ए पर्सन भी बन सकता है, या एक ऑर्गेनाइजेशन को भी हम बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं, या एक एसोसिएशन ग्रुप को भी हम बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं और उसके बाद हम एंटर करेंगे और एक नया स्क्रीन ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये है आपका बिजनेस पार्टनर क्रिएशन की स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे हमने सबसे पहले क्या सेट करना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले सेट करना है ग्रुपिंग आईडी। अगर आपको याद होगा हमने जो ग्रुपिंग आईडी दिया हुआ है वो दिया हुआ है GP90। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी सिस्टम दिखा रहा है ये 9090 की हमने जो बीपी ग्रुपिंग आईडी है ये उसका कोड है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम आपसे रोल मांग रहा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो रोल देना है, तीन रोल हमारे होते हैं। एक तो जनरल रोल होता है जो कि हम ये जो 000000 है इसके थ्रू क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमारा एक FI का रोल होता है वेंडर का, और एक होता है हमारा परचेज का। तो वो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम जनरल रोल क्रिएट करते हैं। और उसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि डू यू वांट टू क्रिएटेड, यस कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन आपके वेंडर से या सप्लायर के लिए होती है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, जैसे कि उसका टाइटल क्या है उसको दे सकते हो आप, कि कंपनी दे सकते हो, या कुछ और भी यहाँ पे ऑप्शन भी हो सकती हैं। उसके बाद आपका जो वेंडर है उसका यहाँ पे नाम क्या आएगा तो वो आप दे सकते हो यहाँ पे।
फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वेंडर का नाम दे दिया। उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा और उसका सर्च टर्म आ जाएगा उसका। यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं और उसके बाद उसका सिटी नेम, सिटी नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं याद। और कंट्री यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। और इसके बाद ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है यानी कि फ़ोन, टेफैक्स, ईमेल आईडी, वो भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसको आप सेव करोगे। आप सेव करोगे तो यहाँ पे जो बीपी नंबर है वो सिस्टम आपको यहाँ पे दे देगा, साइन कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन हमने अगर छोड़ दी है तो सिस्टम आपको हाईलाइट करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रह गई है। तो यहाँ पे क्योंकि पोस्टल कोड रह गया है तो हम पोस्टल कोड यहाँ पे 5 डिजिट का दे देते हैं। तो रैंडमली मैंने डाल दिया यहाँ पे कंपनी कोड और उसके बाद 1 डाल दिया। ये हो गया 5 डिजिट का जो कोड है, पोस्टल कोड। और उसको हमने कर दिया सेव। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे आपके पास एक बिजनेस पार्टनर आईडी आ गया। तो ये जो बिजनेस पार्टनर आईडी है ये है 9,000। बट अभी भी आपके पास वेंडर नंबर नहीं आया। तो जो आप इनवॉइस पोस्ट करोगे वो आप किसके अगेंस्ट पोस्ट करोगे, वो आप वेंडर नंबर यानी कि सप्लायर नंबर के अगेंस्ट पोस्ट करोगे। तो उस सप्लायर को क्रिएट करने के लिए, उसका नंबर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रोल को चेंज करना है। आपका पार्टनर तो सेम रहेगा बट आपको रोल चेंज करके आपका जो वेंडर नंबर है उसको क्रिएट करना है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपके पास ये चेंज बटन दिया हुआ है। तो चेंज बटन में जाओगे और यहाँ पे आप अपना जो बिजनेस पार्टनर का रोल है वो चेंज करके क्या डालोगे, FLVN, FLVN। ये रहेगा आपका FLVN सप्लायर फाइनेंस अकाउंटिंग, सप्लायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वाला रोल रहेगा आपका। और उसके बेस पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फील्ड जो है वो पॉपुलेट हो जाएंगी। यहाँ पे भी कुछ एडिशनल जो बटन है वो आ जाएंगे जैसे कि कंपनी कोड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कंपनी कोड बटन पे। और मैं दोबारा से जनरल डेटा में चले जाता हूँ। जनरल डेटा में हम और क्या दे सकते हैं, जनरल डेटा में हम जो हमारा वेंडर होता है उसकी बैंक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वो बैंक इंफॉर्मेशन कहाँ पे मेंटेन करते हैं, वो हम करते हैं पेमेंट ट्रांजेक्शन में जाके मेंटेन। तो यहाँ पे आईडी सिस्टम आपसे मांगेगा। तो आईडी हम दे देते हैं 0001। अगर काफ़ी सारे उसके मल्टीपल बैंक्स हैं तो उनको हम जो मेंटेन कर सकते हैं उसकी लिस्ट, जैसे कि 0001 2 3 4 5 6 7 8 करके उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद बैंक, कंट्री और रीजन आ गया। तो यहाँ पे कंट्री हमने डाल दी, ये आपका आ गया सऊदी अरेबिया से। और बैंक की आ गई। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सिस्टम में कोई बैंक की है तो आप यहाँ पे वो दे सकते हो। बैंक की बेसिकली होता क्या है, बैंक की आपका ABA राउटिंग नंबर होता है। आपको कोई भी डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर करना है विद इन कंट्री तो उसके लिए बैंक का जो अकाउंट नंबर और बैंक ब्रांच की जो आइडेंटिटी होती है उसको बैंक की बोलते हैं। तो यहाँ पे आप बैंक की नहीं बना भी सकते हो। और अगर सिस्टम में आपके पास ऑलरेडी बैंक की है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपके पास कौन कौन सी बैंक की हैं इस कंट्री के अंडर, तो यहाँ पे सिस्टम आपको दिखा देगा अभी कोई भी जो है वो बैंक की नहीं है। तो अगर आपको वो क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए या तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो क्रिएट, या इसके लिए एक अलग से ट्रांजेक्शन कोड है वो है F501, F501। तो यहाँ पे आप जाके बैंक की को क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आप बैंक की क्रिएट करोगे तो सिस्टम आपसे दो चीज़ें मांगेगा। एक तो आपकी बैंक कंट्री क्या है, तो वो है SA यानी कि सऊदी अरेबिया। और उसमें आपकी बैंक की क्या है, यहाँ पे IFSC कोड चाहिए, या हमें यहाँ पे ABA राउटिंग नंबर चाहिए जिसके थ्रू जो वेंडर को हम पेमेंट करेंगे। तो बैंक की जो होती है नॉर्मली 9 डिजिट की बैंक की होती है, और अगर हम इंडिया में हैं तो यहाँ पे 11 डिजिट की बैंक की होती है। तो यहाँ पे हम बैंक की को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली एक बैंक की डाल दी, ये है 9090। उसके बाद 4 मोर 0, इसको 9 डिजिट का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद एंड में डाल देते हैं 1।
तो ये मेरा हो गया बैंक की। और अगर आपको ये दोनों मैं रिपीट कर देता हूँ, 9090 901 कर देता हूँ, ये भी बैंक की बन जाएगी। एंटर कर दो। बैंक की अगर ऑलरेडी सिस्टम में है तो आपको एरर मैसेज दे देगा कि ऑलरेडी ये बैंक की है, और नहीं है तो यहाँ पे आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा कि उस बैंक का नाम क्या है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं सऊदी सेंट्रल बैंक। और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई उसका रीजन है तो रीजन दे सकते हैं, तो हम 01 दे देते हैं, रियाद। उसके बाद कोई सिटी स्ट्रीट है तो वो दे देते हैं, और सिटी आ जाएगी आपकी, और ब्रांच आ जाएगी। और उसके बाद स्विफ्ट कोड या बिग कोड आपको बैंक प्रोवाइड करता है, तो वो जो स्विफ्ट कोड और या बिग कोड आप यहाँ पे दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा स्विफ्ट कोड आ गया। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी बैंक की क्रिएट होगी। अब मैं दोबारा से वही मास्टर डेटा में जाऊंगा और यहाँ पे मैं बैंक की फाइंड करूंगा, कंट्री एसए के लिए। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने कैप्चर कर ली 9090। बैंक की के बाद हमारे पास आ गया बैंक अकाउंट नंबर। आपके सप्लायर का बैंक अकाउंट नंबर क्या है? तो मैंने यहाँ पे बैंक की को, जो बैंक अकाउंट नंबर है वो सेम ले लिया जो हमारी बैंक की का आईडी है, और उसके पीछे हमने जीरो लगा दिया। तो ये होगी आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन कंप्लीट। उसके बाद आपने कहाँ जाना है? उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे कंपनी को डेटा पे। और कंपनी को डेटा पे आपको यहाँ पे अपना कंपनी को डालना है। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे सिस्टम आपको जो सप्लायर का नंबर दिखा रहा है फील्ड में, वो दिखा रहा है इंटरनल, यानी कि हमने एक इंटरनल नंबर रेंज असाइन की हुई है। उस नंबर रेंज के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जब हम सेव करेंगे तो सिस्टम हमें सप्लायर नंबर दे देगा। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यहाँ पे हमें कंपनी कोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सिस्टम आपसा आपका जो कंपनी कोड है वो मांग रहा है, तो वो यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो टिक लगा हुआ है ये बिजनेस पार्टनर के लिए लगा हुआ है, सप्लायर के लिए पेंडिंग है, तो यहाँ पे हम सप्लायर के लिए लगा देते हैं। तो ये दोनों की लिंकिंग हो गई। और यहाँ पे हम ये जो अडॉप्ट वाला बटन है इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो ग्रीन टिक आ गया, तो यानी कि ये जो दोनों का इंटीग्रेशन जो है वो हो गया, कि आपके बिजनेस पार्टनर का आपके कस्टमर के साथ। अब यहाँ पे कस्टमर के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे कस्टमर के लिए हमें अकॉर्डिंगली, अगर आप देखोगे ये फील्ड अपने आप ही नीचे पॉपुलेट हो गए। और यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे टैब्स आ गया, अकाउंट मैनेजमेंट, पेमेंट ट्रांजेक्शन, कॉरेस्पॉन्डेंस स्टेटस। तो हम यहाँ यहाँ पे जाएंगे अकाउंट मैनेजमेंट में, और यहाँ पे ये जो रेलेवेंट फील्ड है इसमें हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट मांग रहा है, तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट नंबर डाल देते हैं 10, इट इज 10050। यहाँ पे आप इसको सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आ गया 100500। ये आपका रिकन्सिलेशन नंबर है। शॉर्ट की डाल देते हैं 001। उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट ट्रांजेक्शन में चले जाओ टैब में, और यहाँ पे आप टर्म्स ऑफ पेमेंट दे दो 001। ये टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होता है ये हम डिटेल में आगे जाके करेंगे। अभी के लिए टर्म्स ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि अगर हम आज परचेज करते हैं तो हमें आज ही उसकी पेमेंट करनी है। उसके बाद हम इसको जो डेटा है इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है जो सिस्टम हमें एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फर्स्ट एडिट द स्टैंडर्ड एड्रेस विद द एरर। तो यहाँ पे लैंग्वेज आपसे जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पे भरनी है, जो कि है इंग्लिश। और इसको हम दोबारा से सेव करते हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपकी जो कंट्री सऊदी अरेबिया है उसमें जो बैंक अकाउंट नंबर है उसकी जो लेंथ है वो 18 डिजिट्स की है। तो हमें यहाँ पे 18 डिजिट की बैंक जो अकाउंट नंबर है वो भरना है। तो 18 डिजिट का हमारे पास 10 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे हम 8 और डाल देते हैं। तो यहाँ पे 8 डालने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 18। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये हमारा जो डेटा है वो सेव हो गया। और इसके बाद मैं दोबारा से कंपनी कोड में जा रहा हूँ।
क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो थी वो मिसिंग थी, तो इसलिए सिस्टम ने वो जो डेटा था वो हटा दिया। तो दोबारा से मैं कंपनी कोड में जाऊंगा, तो ये आपका जो सप्लायर है, ये आपका वेंडर जो है वो क्रिएट हो गया। और यहाँ पे जो आपको सप्लायर या वेंडर नंबर आपको सिस्टम ने असाइन किया है वो है 9051। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस वेंडर के अगेंस्ट परचेज इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्ट एफ आई इनवॉइस को हम पोस्ट कर सकते हैं। तो वो जो डायरेक्ट एफ आई इनवॉइस है उसको पोस्ट करने के लिए यहाँ पे हम स्टेप नंबर 10 में जाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन कोड है जो कि दिए हुए हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी अपने वेंडर मास्टर डेटा में चेंजेस करनी है, तो उसके लिए आप ट्रांजेक्शन कोड XK02 में जा सकते हो, या बिजनेस पार्टनर जो ट्रांजेक्शन कोड है उसमें भी जा सकते हो। ऐसे ही अगर आपको आपका वेंडर मास्टर डेटा डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप XK03 ट्रांजेक्शन कोड में जा सकते हो, या बिजनेस पार्टनर जो ट्रांजेक्शन कोड है उसमें भी जा सकते हो। ऐसे ही अगर आपको कोई वेंडर को ब्लॉक अनब्लॉक करना है, तो ट्रांजेक्शन कोड है XK05, और मार्क और डिलीशन के लिए XK06। तो ये जितने भी कंट्रोल है ये सिंगल ये जो सिंगल ट्रांजेक्शन कोड से हो जाएंगे, जो कि है बिजनेस पार्टनर या बीपी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सैंपल दिखा दूँ, तो XK02 जो कि हम चेंजेस के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सिस्टम आपका सप्लायर नंबर मांग रहा है, कंपनी कोड 9090 है। अगर आपको अपना सप्लायर नंबर या वेंडर नंबर नहीं पता, तो आप F4 प्रेस करो। यहाँ पे आप इंश्योर करो कि जो कंपनी कोड है वो सही हो। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करो, तो यहाँ पे जितने भी आपके वेंडर हैं वो दिखा देगा। क्योंकि हमने अभी एक ही क्रिएट किया है, तो यहाँ पे एक ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे हमने समझा था कि जो भी हमारा वेंडर होता है उसका 3 लेवल का हम डेटा मेंटेन करते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं मास्टर डेटा में वेंडर के। एक होता है जनरल डेटा, एक होता है कंपनी को डेटा, और एक होता है आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है किसी भी लेवल की, तो यहाँ पे वो वाला चेकबॉक्स उस लेवल के लिए टिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर जनरल डेटा में ये चारों टैब की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो चारों को सिलेक्ट करके एंटर बटन प्रेस करो। ये चारों लेवल जो चार आपके टैब्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सिस्टम आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। बट अगर आपको चार के अलावा और भी देखना है, तो यहाँ पे XK02 में चले जाओ। ये इससे क्या होगा, अगर आप टाइटल देखोगे, इससे हम चेंजेस कर सकते हैं वेंडर मास्टर डेटा में। और आपको अगर डिस्प्ले करनी है तो वो XK03 है। तो यहाँ पे अगर आपको ये जो कंपनी कोड लेवल पे जाना है, तो ये जो चेक बॉक्सेस है इसको आप टिक कर सकते हो। और उसके लिए आपको यहाँ पे कंपनी कोड जो बटन है उसको क्लिक करना है। तभी आप जो कंपनी कोड रेलेवेंट जो डेटा है, सिस्टम आपको वो शो करेगा, और जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करना है, तो XK03 में जाके आप डिस्प्ले भी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली आपकी जो बीपी स्क्रीन है वो ओपन हो रही है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 10 में वो कह रहे हैं कि अगर आपको वेंडर डायरेक्ट इनवॉइसेस पोस्ट करनी है, तो उसको पोस्ट करने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप कौन सी होंगी, क्योंकि वेंडर के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। जैसे कि परचेज इनवॉइस के लिए अलग होगा, पेमेंट के लिए अलग होगा, एडवांस के लिए अलग होगा, और वेंडर क्रेडिट मेमो के लिए अलग होगा। तो इन डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ करेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ऐसे भी नहीं दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब ये है कि हम जो सिमिलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट उसको ग्रुप करेंगे। जैसे मेरे परचेज इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट है, सारों को ग्रुप करना है, तो मैं एक डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ करूंगा। ऐसे ही अगर मेरे को मेरे पेमेंट के डॉक्यूमेंट है, मेरे वेंडर क्रेडिट मेमो के डॉक्यूमेंट है, मेरे एडवांस पेमेंट के डॉक्यूमेंट है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टाइप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सारी डॉक्यूमेंट टाइप देखनी है, तो उसके लिए ट्रांजेक्शन कोड है आपका OBA7। अगर आपको याद होगा, हमने जीएल अकाउंटिंग में दो डॉक्यूमेंट टाइप देखी थी या उसके ऊपर काम किया था। एक था एसए और एक था एबी। एबी था रिवर्सल के लिए, ऐसे था नॉर्मल जीएल पोस्टिंग के लिए। बट वेंडर में क्या है, वेंडर में यहाँ सब लेजर अकाउंटिंग में, अकाउंट पेबल अकाउंटिंग में आपको जो डॉक्यूमेंट टाइप जिस पे आपको काम करना है वो है डायरेक्ट एफआई इनवॉइस पोस्टिंग। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट टाइप हम यूज़ करते हैं वो है केआर। तो केआर देखोगे ये किसके लिए यूज़ हो रही है, ये हो रही है यूज़ वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग के लिए।
ऐसे ही KZ जो है ये वेंडर पेमेंट के लिए यूज़ हो रही है। और ऐसे ही आपका जो KA है ये एडवांस या क्रेडिट मेमो के लिए यूज़ हो रही है। क्रेडिट मेमो के लिए यहाँ पे है KG, और ये है अदर वेंडर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी अगर डॉक्यूमेंट टाइप यूज़ कर रहे हो तो उसमें हमने नंबर रेंज को असाइन करना है। किस लेवल पे? कंपनी कोड लेवल पे। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट टाइप हम मेंटेन करते हैं, हम यूज़ करते हैं, ये क्लाइंट लेवल पे मेंटेन करते हैं। क्लाइंट लेवल का मतलब ये है कि ये सारे कंपनी कोड के लिए रेलेवेंट रहेंगे। ये कंपनी कोड स्पेसिफिक नहीं होती, ये क्लाइंट स्पेसिफिक होती है। जो फर्दर आगे जाके हम नंबर रेंजेस देते हैं वो कंपनी कोड स्पेसिफिक होती हैं, तभी आपको सिस्टम कंपनी कोड मांगता है। तो जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप है मेरे पास AR। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँगा तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपके पास नंबर रेंज क्या आ रही है, 19 आ रही है। अगर इन केस, क्योंकि ये टेस्ट सिस्टम है कोई भी चेंजेस कर सकता है, तो यहाँ पे और सबके पास SAP ऑल का ऑथराइजेशन है। SAP ऑल का ऑथराइजेशन का मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा चेक नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको नंबर रेंज ये जो ब्लैंक मिले, कोई भी डिलीट कर सकता है। तो अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक मिलेगी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस शीट में देखना है कि इसकी जो KR की नंबर रेंज क्या दी हुई है। यहाँ पे नंबर रेंज दी हुई है 19, KZ की है 15, KA की है 17। तो सेम नंबर रेंज आपको यहाँ पे डाल के ये वाला सेव बटन प्रेस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करना है नंबर रेंज इंफॉर्मेशन बटन। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कंपनी कोड आईडी मांगेगा, तो कंपनी कोड आईडी दे देते हैं। और उसके बाद हम जाएंगे चेंज इन टेबल में। अब यहाँ पे सिस्टम आपसे नंबर रेंज पूछेगा, तो यहाँ पे हम जाएंगे न्यू एंट्री पे। और हमारा जो नंबर रेंज है वो है 19, और वो है 2025 के लिए। और इसमें जो हमने इंटरवल देना है वो इंटरवल दे देते हैं 19 ऑल 01 से लेके 19 ऑल 9, या 09 ऑल 9। ये हमने एक इंटरवल दे दिया। वो कह रहा है कि इंटरवल जो आपका है वो ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ पे 41 से लेके ऑल 01 से 410 ऑल 9 कर देता हूँ। तो ये नंबर रेंज नहीं है ओवरलैप। तो यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ये नंबर रेंज आपने किसके लिए दी? ये आपने नंबर रेंज दी है 19, जो कि हम KR डॉक्यूमेंट टाइप के लिए यूज़ करेंगे। ऐसे ही आप पीछे जाओ, और जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप है जो आप यूज़ करे जो आप यूज़ करोगे AP अकाउंटिंग में, वो है आपकी KZ। KZ का मतलब वेंडर पेमेंट। वेंडर पेमेंट के लिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो नंबर इंच क्या आ रही है, 15। अब आप जाओ कंपनी कोड में। प्रैक्टिस शीट में भी देख सकते हो आप नंबर रेंज जो पेमेंट की है वो क्या आ रही है, 15, जो कि टैली हो रही है। उसके बाद आप जाओ कंपनी कोड आईडी दे दो अपना। चेंज इन डबल में जाओ, ऐड इन डबल में जाओ। नंबर रेंज हमें क्या डालना है, 15, ईयर 2025। और नेक्स्ट नंबर यहाँ पे दे देते हैं 41 ऑल 01 से लेके, सॉरी 42 ऑल 01 से लेके 42 ऑल 01 से लेके 42099 ऑल 9 ऑल 9। तो ये हमने नंबर रेंज मेंटेन कर दी। उसके बाद एक लास्ट है, ये है आपका KA डॉक्यूमेंट टाइप, KA। और डिटेल में जाएंगे, और यहाँ पे नंबर रेंज क्या आ रही है, 17। नंबर रेंज इंफॉर्मेशन बटन में जाएंगे, कंपनी कोड ऐड करेंगे, चेंज इंटरवल, ऐड इंटरवल। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 17। यहाँ पे 17 डाल देते हैं, 2025 डाल देते हैं, और इंटरवल डाल देते हैं 4 ऑल 0 4 3 4 3 ऑल 01 से लेके 430 ऑल 9। तो ये हमने नंबर रेंजेस जो है वो मेंटेन कर ली कंपनी कोड लेवल पे अपने डॉक्यूमेंट टाइप के लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग से लिए हमें जो ट्रांजेक्शन कोड आईडी दिया हुआ है वो है F-43 और FB60। ओके। सो ये जो स्टेप नंबर 11 है इसमें हमने पोस्टिंग करनी है, और पोस्टिंग के लिए हम ट्रांजेक्शन कोड F-43 भी यूज़ कर सकते हैं, FB60 भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये है आपका स्क्रीन F-43 का। अगर आप टाइटल देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम आपसे क्या पूछ रहा है, एंटर द वेंडर इनवॉइस।
और दूसरा है आपका FB60 के लिए, ट्रांजेक्शन कोड है FB60। सप्लायर इनवॉइस एंटर करना है, और यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको हेडर और लाइन आइटम दोनों आपको सेम स्क्रीन में मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पोस्टिंग की बजाय यहाँ पे आपको क्या करना है यूज़, यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट यूज़ करना है। अब हम जाएंगे यहाँ पे सप्लायर, क्योंकि हमने क्रिएट कर लिया तो हम सबसे पहले हम F-43 से एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं आज की। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो डॉक्यूमेंट टाइप आपकी आ रही है के आर मतलब परचेज इनवॉइस, डायरेक्ट FI इनवॉइस। तो यहाँ पे आपकी डेट आ गया, पीरियड आ गया, करेंसी आ गया, और यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे पोस्टिंग की 31 आ गया। 31 पोस्टिंग की मतलब कि क्या होता है, 31 पोस्टिंग की मतलब इससे हम लाइन आइटम को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे GL कौन सा रहेगा, यहाँ पे GL आपका रहेगा वेंडर का, यानी कि यहाँ पे हम जो अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे वो होगा सब लेजर अकाउंट नंबर। तो ये जो पोस्टिंग की 31 है किसके लिए यूज़ करते हैं, ये पोस्टिंग की 31 जो है वो हम जो सब लेजर है उसके लिए यूज़ करते हैं, जो कि है वेंडर हमारे केस में। तो यहाँ पे वेंडर नंबर डाल देंगे, प्रेस F4 करो, सिस्टम आपके जो भी वेंडर है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा लिस्ट में, और आपको उस लिस्ट में से जो रेलेवेंट वेंडर है सेलेक्ट करके उसको एंटर करना है। तो यहाँ यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक ही वेंडर है 9051, तो उसको ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आ गई आपकी वेंडर की, ये नेम एड्रेस कंट्री आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमें अमाउंट डालना है, तो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 31,000, और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं, ये क्या है, परचेज इनवॉइस है। और पोस्टिंग की जो है नेक्स्ट लाइन आइटम हमारी जो सेकंड लाइन आइटम है वो हम दे देते हैं 40 मतलब डेबिट। डेबिट कौन सा अकाउंट, कंजम्पशन GL। कंजम्पशन GL के लिए हमने एक GL बनाया हुआ है 400,000, तो यहाँ पे हमने वो GL ले लिया। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे सिस्टम आपको ये कह रहा है, मैसेज दे रहा है कि यू कैन नॉट एंटर मोर देन 200 SAR करेंसी अमाउंट। तो SAR जो 200 है वो वाला एरर क्यों आ रहा है, टॉलरेंस लिमिट के कारण। तो यहाँ पे अगर आप OBA 4 में जाओगे तो यहाँ पे अगेन जो टॉलरेंस ग्रुप हमारा है ब्लैंक, कंपनी कोड ID है 9090, उसमें हमने वेंडर इनवॉइसेस की जो लिमिट डाली हुई है वो 200 डाली हुई है। ये देखोगे अमाउंट पर ओपन आइटम बनने की वेंडर इनवॉइस। तो यहाँ पे क्योंकि हमने 31,000 जो कि 200 से ज़्यादा है, तो इसलिए वो जो अमाउंट है वो ब्रीच हो रहा है, और इसीलिए ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 9999 डाल देते हैं, ताकि वो एरर ना आए, और सेव कर देते हैं। उसके बाद एंटर बटन दबाएंगे, ये हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बाहर आएंगे, F-43 में डेट डाल देते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन हम दोबारा से डालेंगे, जैसे कि पोस्टिंग की 31 वेंडर के लिए यहाँ पे वेंडर आ जाएगा आपका 9051। उसके बाद अमाउंट आ गया 31,000। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाओ, टेक्स्ट आपका आ गया, ये आपका परचेज इनवॉइस। 40 पोस्टिंग की आपकी GL की है, GL कंजम्पशन GL है आपका 400,000, अमाउंट एस्टेक टेक्स्ट प्लस, ये आपका आ गया 31,000। और इसको आपने अगर ओवरव्यू करना है तो ओवरव्यू में जाएंगे, और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा जो पहला परचेज इनवॉइस डॉक्यूमेंट नंबर है, डायरेक्ट FI इनवॉइस, वो पोस्ट हो गया, उसका नंबर सिस्टम ने हमें साइन कर दिया, ये है 41,001। अब अगर इसको आपने डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हो। डिस्प्ले के लिए मेन्यू डॉक्यूमेंट डिस्प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपका इनवॉइस क्रिएट हो गया। अब इस इनवॉइस से क्या impact पड़ेगा, इस इनवॉइस से इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो भी आपका रिकन्सिलेशन अकाउंट या सब लेजर है वो दोनों अपडेट हो जाएंगे। कैसे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका नंबर क्या है, ये रिकन्सिलेशन अकाउंट नंबर है जो कि है 100/500, और जो आपका वेंडर नंबर है उसका जो एक्चुअल में नंबर सब लेजर नंबर है वो है यहाँ पे 905 है। तो यहाँ पे सिस्टम आपको 9051 के लिए भी बैलेंस दिखा देगा,
और उस जैसे और भी काफ़ी सारे वेंडर जो कि हमने इस रिकंसिलिएशन अकाउंट के साथ असाइन किए हैं 1 एंड 500, तो उन सबके बैलेंस सिस्टम एक ही जीएल के अंदर दिखा देगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे FK10N, यानी कि हमने सब लेजर वेंडर का अकाउंट बैलेंस चेक करना है। तो हमारा वेंडर क्या है 9051, और कंपनी कोड है 9090, फिजिकल ईयर है 2025। और ये एग्जीक्यूट को बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि हमारे जितने भी वेंडर होते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट में रहता है मोस्टली 99%, और हमारे जितने भी कस्टमर होते हैं उनका बैलेंस डेबिट में रहता है। तो वेंडर का होगा क्रेडिट बैलेंस, कस्टमर का होगा डेबिट बैलेंस। तो क्योंकि ये वेंडर है तो यहाँ पे जो आपको बैलेंस दिखा रहा है वो माइनस के साथ आ रहा है। माइनस का मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे भी, ये आपको क्रेडिट वाले कॉलम में दिखा रहा है 31,000। ये क्यों दिखा रहा है 31,000 क्रेडिट कॉलम में? क्योंकि इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पेमेंट है, जो आउटगोइंग पेमेंट है, वो पेंडिंग है। तो वो जो पेमेंट पेंडिंग है, वो उनको ट्रैक करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? उनको ट्रैक के लिए हम लाइन आइटम में जाते हैं। अब अगर आपको लाइन आइटम डेटा डिस्प्ले करना है यहाँ पे, तो उसके लिए स्टेप नंबर 12 है, ट्रांजेक्शन कोड आईडी है उसका FBL1N। तो हम यहाँ पे जाएंगे FBL1N में। यहाँ पे हमारा जो वेंडर है 9051, उसका जो लाइन आइटम है, यानी कि हमने ये चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से वेंडर है जिनकी हमने परचेज तो कर दी है बट उनकी आउटगोइंग पेमेंट अभी तक नहीं की है। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक कैटेगरी दी हुई है, स्टेटस। स्टेटस में आपके पास ऑप्शन है ओपन, क्लियर, ऑल। ओपन आइटम में वो इनवॉइसेस आपको दिखाएगा जिनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है वो पेंडिंग है, यानी कि परचेज हो गया पेमेंट पेंडिंग है, या पेमेंट हो गया परचेज पेंडिंग है। तो ये एंट्री आपकी ओपन में, जो कि जिसपे आपको अभी काम करना है। और क्लियर्ड आइटम, जिसपे भी आपको अभी कोई काम नहीं करना है, सिस्टम ने उसको क्लियर कर दिया है। और अगर आपको दोनों ही कैटेगरी के अंदर जो लाइन आइटम है उसको डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ पे ऑल वाला बटन है उसको बटन क्लिक करोगे और एग्जीक्यूट बटन को प्रेस करोगे। तो क्योंकि हमारे पास कोई भी क्लियर लाइन आइटम नहीं है, तभी हमारे पास कोई भी ग्रीन लाइन आइटम नहीं आ रही। तो यहाँ पे रेड लाइन आइटम आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ओपन आइटम है। तो ओपन आइटम के लिए अगर आप देखोगे, ये असाइनमेंट नंबर है जो कि पोस्टिंग डेट के अकॉर्डिंग है, ये डॉक्यूमेंट नंबर है, ये आपका डॉक्यूमेंट टाइप है। उसके बाद डेट आ गया, उसके बाद ये जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है ड्यू डेट का। ड्यू डेट मतलब कि इसकी जो हम पेमेंट कब कर देंगे। इसकी पेमेंट हमने आज ही परचेज की तो आज ही कर देंगे। तो यहाँ पे पेमेंट, क्योंकि ये ड्यू में दिखा रहा है, तो अगर यही सेम इनवॉइस में कल में देखूंगा तो यहाँ पे बेल साइन की जगह क्या आ जाएगा, ओवर ड्यू का साइन। तो क्योंकि हमने जो टर्म्स ऑफ पेमेंट सिलेक्ट की है, जो इस वेंडर के साथ हमने टर्म्स ऑफ पेमेंट को असाइन किया है, वो है सेम डे का। अगर हमने सेम डे पेमेंट नहीं करेगी तो ये जो इंडिकेटर है वो रेड में हो जाएगा। रेड मतलब इंडिकेटर का ये है कि वो जो हमारा पेमेंट है वो क्या है, वो आउटस्टैंडिंग है, वो ओवर ड्यू है। तो ड्यू के लिए, ओवर ड्यू के लिए हमें जो है वो पेमेंट को प्रोसेस करना है। अब ये आपका 31,000 आ गया। क्लेम डॉक्यूमेंट नंबर ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि जब हम पेमेंट ही नहीं करी तो तभी जो ये क्लेम डॉक्यूमेंट नंबर है सिस्टम तभी देगा। उसके बाद यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। और क्या, हमने बैलेंस चेक कर दिया। अब एक बैलेंस हमने नहीं चेक किया, वो है आपका रिकन्सिलेशन अकाउंट बैलेंस। रिकन्सिलेशन अकाउंट बैलेंस वो वाला जीएल जो आपने संडे क्रेडिटर के लिए बनाया है। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आपके पास जो ट्रांजेक्शन कोड है वो है FS10N, जो कि एक ओल्ड ट्रांजेक्शन कोड है। ये आपको री रूट करके, रीडायरेक्ट करके आपको कहाँ ले जाता है? ये आपको ले जाता है FAGLB03 में। तो यहाँ पे आप क्या डालो, यहाँ पे अगर आप डालते हो FS10N, तो यहाँ पे आपको रीराउट करके सिस्टम कहाँ पे ले आया, FB03 पे ले आया। यहाँ पे हमने लेजर वाइज अगर बैलेंस चेक करना है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिकन्सिलेशन अकाउंट नंबर है वो है 1,500, कंपनी कोड, फिजिकल ईयर, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी आपका जो सब लेजर अकाउंट बैलेंस है वही आपका मेन लेजर अकाउंट बैलेंस है। तो क्योंकि हमने इस रिकन्सिलेशन में एक ही वेंडर को लिया हुआ है, तो इसलिए जो बैलेंस हमारा सब लेजर के लिए वही हमारा मेन लेजर के लिए आ रहा है। बट अगर आपके पास काफ़ी सारे वेंडर हैं और उसको आपने एक ही रिकन्सिलेशन अकाउंट के साथ पोस्ट किया हुआ है, तो उन सबका जो बैलेंस है सिस्टम कंसोलिडेट करके, चाहे वो टोटल परचेजेस पेमेंट्स हैं
तो सारा जो बैलेंस है वो कंसोलिडेट करके यहाँ पे रिकन्सिलेशन अकाउंट के अंदर दिखा देगा। ये आपका हो गया इंडिविजुअल वेंडर अकाउंट बैलेंस FK10N, और ये आपका हो गया कंसोलिडेटेड वेंडर अकाउंट बैलेंस, जो कि हम रिकन्सिलेशन अकाउंट बैलेंस के थ्रू देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब हमने नेक्स्ट इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, फ्यूरी में भी जा सकते हैं, और यहाँ पे हम जाएंगे एफ डैश स्टेप नंबर 15 में, और ट्रांजेक्शन कोड है F-53।